गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा कौन सा सदन है? नियमन सदन, जो अस्थायी सदन है, जो एक निश्चित कार्यकाल के बाद दोबारा निर्वाचित किया जाता है 5 साल के बाद, या लोकसभा विश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो उससे समय से पहले भी इलेक्शन हो जाते हैं, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। और इनकी सदस्य संख्या जो है, इसकी रचना कैसे होती है? सबसे पहले तो मतलब ये है कि इसकी सदस्य संख्या टाइम पे बढ़ती रहती है। जब हमारा देश का संविधान बना था उस टाइम कुछ थी और अब बढ़कर 550 हो गई है। वैसे तो 2 लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति के मनोनीत भी कर देती है, तो अधिकतम 552 हो सकती है। अब एक ये भी सुनने में आ रहा है कि जो एंग्लो इंडियन जाति के थे उनको अब मना कर दिया मनोनीत करने से, तो 550 ही रहेगी लगभग। 552 का आंकड़ा अब शायद नहीं रह रहा है, क्योंकि 550 में से जो 530 सदस्य हैं वो तो आएंगे अधिक से अधिक भारतीय संघ के राज्यों से, जो अपने 28-29 राज्य हैं, है ना। और 20 सदस्य जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं 20 आएंगे वहाँ से। तो 550 सदस्य हैं। 2 एंग्लो इंडियन जाति के अब नई बुक में हटा दिए। सुनने में भी आया था, मैंने भी सुना था कि एंग्लो इंडियन जाति के मनोनीत नहीं करता। पुराने ऑडिशन देखेंगे उसमें लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन नए एडिशन में नहीं मिलेगा आपको ये लिखा हुआ शायद कहीं भी। और अगर आप करंट अफेयर याद कर रहे हो किसी टेस्ट के लिए तो वहाँ से हटा दिया। सिलेबस में अभी भी ऐड है, इसमें भी ऐड है, अभी तो नीचे दे रखा है इन्होंने। 552 सदस्य हो सकते। वर्तमान में कितने हैं? 545। 543 निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियन जाति के हैं फिलहाल तो, है ना। स्थानों का विभाजन का जो आधार बनाया गया है भी देश को, जो है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है ना। वो जनसंख्या के आधार पर निश्चित होता है भी। जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं। जनसंख्या जो अपनी उस टाइम 1971 में गिनी थी ना, 1971 की जनगणना के अनुसार ही जैसे जो निर्वाचन क्षेत्र बना रखे थे वैसे ही बना रखे हैं। अब 2026 तक है ये। 2026 में दोबारा मतलब स्थानों का निर्वाचन होगा, आरक्षित करेंगे। उस टाइम बल्कि आपने भी जो 90 MLA है ना, ये 125-26 कह रहे हो जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई ना, तो ये आंकड़ा भी बढ़ेगा भी। एक निश्चित जनसंख्या पे एक MLA चुनना है, वो 71 में कितनी जनसंख्या थी, अब कितनी होगी, तो अब ये सीटें बढ़ जाएंगी। विधानसभा की बढ़ेंगी तो संसद की भी बढ़ेंगी, और अधिक MP MLA चुने जा करेंगे 2026 का इलेक्शन। उसमें 24 वाला इलेक्शन में तो नहीं होगा, 26 तक, क्योंकि अपने स्थानों लोकसभा में 2026 तक करवा रखा है आपने। इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मोटी ही एक इंट्रोडक्शन लिखते हैं ना स्टार्टिंग में लेसन में। क्वेश्चन शुरू करोगे तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। ये सब कहाँ लिखना? आपने इंट्रोडक्शन में लिखना भी। इस तरह लोकसभा है, इतने स्थानों का आरक्षित है, इतने टाइम तक है, जनसंख्या के अनुसार इनको मतलब ये विभाजन इसका किया गया स्थानों का, और 2026 तक का मतलब दोबारा ये होगा। तो इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर हर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को गुप्त मतदान के द्वारा MP का इलेक्शन करने का अधिकार है, या लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार है। इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सबको वोटिंग का अधिकार है ना। इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली भी है हमारी। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन पहले क्या था कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। सांप्रदायिक निर्वाचन में क्या था कि हिंदू को चुनेगा, मुसलमान को चुनेगा, बौद्ध को चुनेगा, जैन को चुनेगा। अब तो देखो अपने एक निर्वाचन क्षेत्र से चाहे किसी भी जाति का खड़ा हो जाए, हम सब उसको वोट दे सकते हैं ना, देते भी, और चुना भी एक ही जाता है। उसमें कई बार आरक्षित सीटें आ जाती हैं महिलाओं के लिए, SC ST के लिए। तो अब संयुक्त निर्वाचन मतलब सभी ने मिलकर एक के चुनना है। जैसे गाँव का सरपंच है, अब ये कह दे कि पहले क्या था, सांप्रदायिक था, जातिवाद था भी, ब्राह्मण को चुन लो, जाट को चुन लो, बनिया को चुन लो, तो मेरे सरपंच हो जाते गांव में, है ना। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली का मतलब है कि पूरा गांव एक ही चुनेगा,
आरक्षित है महिला के लिए तो महिला चुनेगा, SC/ST के लिए तो SC/ST को चुनेगा, और जनरल के लिए तो जनरल को चुनेगा। चुनते तो एक ही सरपंच है ना। उसी प्रकार MP भी हमारा जो MP का निर्वाचन क्षेत्र है उसे एक ही चुना जाता है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की। सभी को, सभी जाति वर्ग धर्म कोई भेदभाव नहीं है, सभी मिलकर एक ही व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, ये भी नहीं कि एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 सदस्य चुनकर चले जाएंगे, नहीं, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जितनी अपने लोकसभा की सीट है उतना ही निर्वाचन क्षेत्रों में अपना देश बांट रखा है ना। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य ही चुनकर जाता है, कहीं 2 या 3 ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्ष चुनाव और गुप्त मतदान, ये पता ही है कि डायरेक्ट वोटिंग करते हैं, हम जाते हैं वोटिंग डालने और पर्दे के पीछे वोटिंग का मशीन का बटन दबाते हैं, या पहले बैलेट पेपर था, बैलेट पेपर पर मोहर लगाते थे। गुप्त मतदान होता है, हमें से कोई ये हमारी सीक्रेसी लूज नहीं करवा सकता कि ज़बरदस्ती कोई हमसे पूछ सकता है कि आपने किसने डाल ली, किसकी वोट डाली है। हाँ, हम खुद बता दे वो अलग बात है, भी मैं तो उसकी डाल का या मैं तो उसकी डाल के आई हूँ, वरना ये मतलब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि गुप्त मतदान है, हमसे कोई ज़बरदस्ती ये उगलवा नहीं सकता कि हमने किसकी वोटिंग की है ना। ये पर्दे के पीछे होती है और डायरेक्ट होती है, खुद मैं डालने जाती हूँ, तुम्हारा बन गया तुम बनवाओ, नहीं बनाया तो बनवाना चाहिए। अपना खुद का वोट हम खुद डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से जाकर, अप्रत्यक्ष रूप से नहीं। जैसे इसका राष्ट्रपति का बढ़िया था, हम खुद नहीं जाते ना वोटिंग करने, नहीं जाते राष्ट्रपति के इलेक्शन में, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि MP MLA जो हैं ये एक निर्वाचक मंडल का निर्माण करते हैं हम, और वो वोटिंग करते हैं, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। और जिसमें हमने खुद वोटिंग कर दी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, और गुप्त मतदान है, पर्दे के पीछे जाकर हम करते हैं। नेक्स्ट, सदस्यों की योग्यताएं वो सेम ही होती है लगभग। भारत का नागरिक हो, उम्र उसकी 25 साल है, उम्र का ध्यान रखना, ये अलग अलग आ जाती है ना। जैसे हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कर रहे थे उसमें 35 साल था, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का 25 साल था। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बनता है MP है तो बनता है एक, उसको संसद का सदस्य होना जरूरी है ना किसी भी सदन का, और मुख्यमंत्री को विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो MP का इलेक्शन लड़ेगा तभी तो मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसमें भारत का नागरिक हो, 25 साल से उसकी उम्र ज़्यादा ना हो, सरकारी लाभकारी पद पर ना हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, हैं, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा ना चल रहा हो, बस इतनी ये कर दियो, इसमें बहुत भी राखी इतना नहीं लगाना। दूसरी सदस्यता पर प्रतिबंध, कई बार क्या होता है कि एक उम्मीदवार 2 स्थानों पर खड़ा हो जाता है, उसको ये डर भी हो जाता है कई बार, पता नहीं मैं यहाँ से हार जाऊँ, कहीं वहाँ से भी, एक जगह से तो जीतूंगा। लेकिन इलेक्शन होने के बाद अगर मान ले उसको दोनों जगह जीत मिल गई तो एक जगह से उसे अपने त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक टाइम में एक ही निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य रह सकता, उम्मीदवार रह सकता है ना। कई बार ये होते हैं जैसे बड़े बड़े मंत्री होते हैं ना, ये कई बार 2-2 जगह से उठ लेते हैं भी, कहीं वही दोनों ही जगह, मतलब एक जगह उठा और वहीं से हारेंगे तो CM PM कौन बनेंगे, तो ये 2 जगह से उठ लेते हैं भी, एक से हारेंगे तो दूसरी से जीत जाएंगे। लेकिन इलेक्शन होने के बाद बाई चांस वो दोनों जगह से जीत जाएं तो उनको अपनी एक सीट का त्यागपत्र देना पड़ता है। तो एक टाइम में 2 सदस्यता नहीं रख सकते, एक टाइम में एक ही सदस्यता रखेगा। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार को खर्च करने हेतु अधिक से अधिक, ये टाइम पे बढ़ती रहती है। पहले 10 लाख थी, ईब 54 लाख तक का अधिकार दे दिया भाई, इसमें तो 2016वीं लोकसभा में है ना। उस टाइम पहले 10 लाख तक का सुना था हमने, उसके बाद बढ़ता ही रहा है ये हर बार का इलेक्शन में। अब इसमें जो है 54 लाख तक अधिक से अधिक खर्च कर सकता है, इतनी एक लाइन लिखोगे, आप ज़्यादा नहीं लिखोगे, है ना। खर्च करने का अधिकार। अवधि वैसे तो 5 साल के लिए होते हैं, वरना फिर सरकार का जब तक बहुमत है तब तक अपने MP रहेंगे, है ना। सरकारें गिर गई तो फिर किसके रहेंगे, है ना। ये समाप्त होती 5 साल है, 5 साल लिखोगे आप तो खाली इसमें भी। लोकसभा की अवधि 5 साल होती है, 5 साल से पहले समाप्त होते ही नई लोकसभा का गठन कर दिया जाता है। लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, ये इसमें साथ में दे तो दे, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो अपनी इच्छा अनुसार तो राष्ट्रपति इसको भंग नहीं कर सकता। अगर इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो या प्रधानमंत्री खुद त्यागपत्र, मोदी त्यागपत्र दे दे तो सरकार गिर गई। कहाँ के MP, कहाँ का कुछ, दोबारा इलेक्शन होंगे, है ना। तो उसके अनुसार चलती है। अधिवेशन, संसद के साल में 2 अधिवेशन होते हैं, उनमें कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, है ना। किसी विशेष समय पर किसी विशेष अधिवेशन को
भी बुलाया जा सकता है वैसे तो, है ना। दोनों अधिवेशनों के प्रथम अधिवेशन से नेक्स्ट अधिवेशन के बीच में जो है 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा गैप होते ही खत्म हो जाता है। विशेष अधिवेशन कभी कभी बुलाया जाता है, कोई खास नौबत आ जाए, देश पर कोई विपत्ति आने पड़े, है ना, वैसे नहीं बुलाया जाता। गणपूर्ति, गणपूर्ति का मतलब होता है कि लोकसभा की कार्रवाई कब चलेगी, कितने सदस्यों का होना जरूरी है। 1/10 सदस्यों का, मतलब 545 मत हैं, 54-55 सदस्यों का होना जरूरी है। 10 तबाक देवांगे तो 54-55 आगे 545 में, है ना। जब तक बैठक में 54-55 सदस्य नहीं होंगे, बैठक की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई नहीं होगी। इतने तो होने कंपलसरी है, इतने बैठे होंगे जब कार्रवाई होगी। गणपूर्ति का मतलब होता है कि सदन की कार्रवाई इसका 1/10 सदस्यों के उपस्थित होने पर ही होगी। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य निर्वाचन होने के बाद पहली बैठक में अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष। अब कौन है लोकसभा का अध्यक्ष? न्यूज़ नहीं देखते कभी? बिरला नहीं है, ओम बिरला, ओम बिरला है ना, खबर सुना करो। ओम बिरला फिलहाल हमारे जो है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ओम बिरला, है, सुन भी लिया। इसकी शक्तियाँ और कार्य, जो एक प्रधानमंत्री के काम थे ना लगभग वही से हैं। बाकी लिखांगे वैधानिक कार्य। वैधानिक कार्य क्या है कि भारतीय संसद का लोकसभा महत्वपूर्ण सद अंग है, क्योंकि ये निर्वाचित है। राज्यसभा तो निर्वाचित डायरेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टेड निर्वाचित होता है राज्यसभा के सदस्य। तो वैधानिक शक्तियों का, सारी जो संसद को वैधानिक शक्तियों का प्रयोग है ना, वो किसको प्रयोग करने का अधिकार है? लोकसभा। लोकसभा संविधान में एक तो जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, वहाँ 3 प्रकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में महत्वपूर्ण 96 विषय हैं, 97 हो गए। उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है। केंद्र सरकार कौन है? संसद। संसद कौन है? लोकसभा। तो किसको है मेन वो अधिकार? लोकसभा को ही। राज्य सूची में 66 विषय हैं, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार मतलब वैसे तो राज्य सरकार का है, लेकिन जब देश में 352, 356 धाराएं राष्ट्रपति संकटकालीन लागू कर देगा तो देश एकात्मक हो जाता है और संसद को ही कानून बनाने का अधिकार आ जाता है। और उस टाइम भी लोकसभा में संसद में लोकसभा मेन होती है, तो लोकसभा को ही कानून बनाने का अधिकार होता है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को होता है, लोकसभा को भी, राज्यसभा को भी। लेकिन जब दोनों के कानून में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो किसकी बात मान्य होती है? केंद्र सरकार की। केंद्र किसकी? लोकसभा की, है ना। तो लोकसभा ही ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरा है राज्य सूची में अंकित विषयों के संबंध में लोकसभा की वैधानिक शक्ति। अभी बताया था कि अगर राज्य सरकारें 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची में दिया गया कोई वर्णित विषय राष्ट्रीय महत्व का है और उस पर कानून संसद बनाए। अब जैसे पंजाब और हरियाणा मिलकर ये कह दे कि राज्य सूची में कोई दिया गया विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, हम इस पर कानून बनाने में सक्षम नहीं, हाँ संसद को बनाना चाहिए, संसद में लोकसभा है, लोकसभा उस पर कानून बनाएगी। या फिर धारा 352, 56 ये संकटकालीन शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति इनकी घोषणा कर दे तो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है, संसद में लोकसभा के पास आ जाता है। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के मामले में लोकसभा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्तिशाली सदन है, क्योंकि जो बजट होता है वो देश का, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री जो है वो बजट, साधारण विधेयक तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक हमेशा जो है वो लोकसभा में ही पेश होता है। और जब उसको लोकसभा पास कर देती है अपने 2/3 बहुमत से, तो राज्यसभा उसको केवल 14 दिन तक रखती है। 14 दिन में पास करे या ना करे वो पास मान लिया जाता है ना। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शक्ति इसकी बजट के मामले में है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। अनुच्छेद 75 के अनुसार कार्यपालिका लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। भी जब तक उनका लोकसभा में सवाल जवाब होते हैं तो उनको जवाब देना होता है। पीछे बताया था ना, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को विभाग के अगर मंत्री जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा, मुख्य स्टेट लेवल पर मुख्यमंत्री देगा। उनकी जिम्मेदारी है लोकसभा के प्रति देने की। तो मंत्रिपरिषद का केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना लोकसभा का कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण का प्रमाण है। भी लोकसभा के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण जो पूरी तरह लोकसभा का है। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है,
सबसे पहले तो किस तरह नियंत्रण रखती है वो प्रश्न पूछकर। अब विपक्षी हैं, विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, प्रश्न पूछना है ना, वो तो टांग खींचने में ही लगे रहते हैं सरकार से। प्रश्न पूछकर पहले तो जो प्रतिदिन अधिवेशन का प्रति घंटा होता है वो घंटा निश्चित किया गया है, प्रथम घंटा प्रश्नकाल का। पहले तो राष्ट्रपति का भी भाषण होगा, अभी भाषण के बाद ही मतलब 1 घंटा जो है प्रश्न पूछने का होता है। अभी आप प्रश्न पूछिए, उनके सवाल जवाब देने होते हैं विभाग से संबंधित, भी कृषि मंत्री से पूछ लिया, खेल मंत्री से पूछ लिया, वित्त मंत्री से पूछ लिया, किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछने का अधिकार है। प्रत्येक सदस्य को नियम अनुसार पूर्व सूचना देकर पहले बताना पड़ता भाई मैं ये प्रश्न रखने वाला हूँ, क्योंकि वो भी तो आंकड़े रखेगा, मंत्री के फाइल आंकड़े तैयार करेगा, उसी से आगे जवाब भी देना है उसने। तो सदस्यों के प्रश्नों द्वारा मंत्री की कुशलता और अकुशलता प्रत्यक्ष रूप से सदन के सम्मुख आ जाती है। अगर जवाब देने में सक्षम है तो भाई अच्छा मंत्री है, अगर जवाब नहीं दिया तो निकम्मा ही मंत्री है। उसकी कुशलता और अकुशलता सबके सामने आ जाती है। सदस्यों के प्रश्न मंत्रियों के लिए एक अत्यधिक तीक्ष्ण धार वाला शस्त्र होते हैं। डर बैठा रहे एक भीतर में, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। जैसे कोई तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ जाए और कोई पूछने लग जाए, रह हो जाता है कहीं मेरा नंबर आ जाए, पता नहीं DO कोई आ जाए और कोई लेने लग जाए, तो वो मंत्रियों का होता है अभी पता नहीं क्या पूछेगा, अभी वक्त तो क्या सवाल जवाब कराएगा और उसका जवाब देना उसकी उत्तरदायित्व बनता है। तो ऐसे प्रश्न पूछकर वाद विवाद करवा कर किसी विषय पर भी डिबेट, समझते हो, डिबेट करवाते हैं। डिबेट में उसके पक्ष और विपक्ष में बोला जाता है, एक पक्ष उसके पक्ष में बोलेगा, दूसरा पक्ष उसके विपक्ष में बोलेगा। इस तरह वाद विवाद द्वारा भी कार्यपालिका की नीतियाँ और जो कार्य होते हैं उनकी कटी आलोचना करी जाती है विपक्ष के द्वारा, है ना। विपक्ष तो उसको विपक्ष में बोलेगा, संसद जो लोकसभा जिसकी सरकार है वो उसके पक्ष में बोलेगा। अब कृषि काले कानून का मुद्दा उठा लिया जाए तो सरकार उसकी आलोचना थोड़ा नहीं करेगी और विपक्ष उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, तो वाद विवाद हो गया ना वहाँ। किसी टॉपिक पर कोई आलोचना करेगा एक दूसरा उसके, तो समाचार पत्रों द्वारा जनता तक ये वाद विवाद भेज दिया जाता। अब तो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चलते हैं, हमारे लोकसभा का भी चैनल है, राज्यसभा का भी चैनल है। अब तो मैं अगर उसकी कार्रवाई देखनी है तो डायरेक्ट लाइव हम उन चैनलों पर जाकर देख सकते हैं। हमेशा वाद विवाद के प्रति मंत्री परिषद जो हमेशा सचेत रहती है, भी पता नहीं किस टॉपिक पर वाद विवाद हो जाए। स्थगन प्रस्ताव, लोकसभा के अधिवेशन के मध्य में कोई भी सदस्य किसी आवश्यक सार्वजनिक महत्व वाले विषय पर वाद विवाद करने के लिए स्थगन प्रस्ताव जो है भेज सकता है। यदि अध्यक्ष उस विषय को प्रविष्ट कर ले तो उस विषय में सदन सदस्य पूर्ण वाद विवाद करेंगे। ऐसे वाद विवाद के समय प्राय मंत्रियों की कटु आलोचना की जाती है। स्थगित प्रस्ताव भी कर देते, जो कार्रवाई भी नहीं स्थगित कर दिया जाएगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अब जैसे विपक्ष क्या होता है, देश में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उनके खिलाफ ध्यान आकर्षित प्रस्ताव, भी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, गंगा यमुना या कोरोना आ रही थी इतनी लाशें हैं वहाँ, इतना मतलब दफनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। मुद्दे हो ना विपक्ष के पास, विपक्ष का काम क्या, मुद्दे इकट्ठे करना भी, ताकि अधिवेशन में सरकार की टांग खींचे। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा उन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तुम्हें पता है, जब ज़्यादातर मामले सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो सरकार गिर भी सकती है, अगर पूर्ण बहुमत है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव की कम वैल्यू होती है ना। तो निंदा प्रस्ताव, निंदा है सरकार के कार्यों की, नीतियों की, कामों की आलोचना की जाती है निंदा प्रस्ताव लेकर। निंदा प्रस्ताव के माध्यम से मतलब जो है सरकार की जितनी भी कार्यवाही हैं, कार्य नीतियाँ हैं, जितनी भी जो होता है उसके खिलाफ कार्रवाई के खंडन करके उसको निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। बस ये इसमें तो ज़्यादा दे रखे, इतना लंबा नहीं करांगे हम। सीधा भाग संवैधानिक शक्तियाँ। संवैधानिक शक्तियाँ क्या है कि जो संविधान में वर्णित है, संविधान में संशोधन करने से रिलेटेड है ना। संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है, मैंने बताया था। एक संसद के साधारण बहुमत से, एक संसद के 2/3 बहुमत से, एक 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति से। इसमें संसद के संवैधानिक संशोधन में बराबर पावर है दोनों की, क्योंकि संशोधन प्रस्ताव का दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। इसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। बाकी संसद का किसी और मैटर पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, इकट्ठा बिठाया जा सकता है उनको, राष्ट्रपति के कहने से लोकसभा उसका अध्यक्ष जो उसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन की। लेकिन संविधान के मामले में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। दोनों सदनों में अगर वो बजट
संशोधन प्रस्ताव पास हो जाता है तो पास हो जाएगा, वरना वो प्रस्ताव गिर जाता है। तो इसमें बराबर पावरफुल हैं दोनों ही। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियों के मामले में लोकसभा जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जो चलाया जाता है, महाभियोग भी संसद के किसी भी सदन में चलाया जा सकता है। 1/4 सदस्य अगर लिखित रूप में दे दें और 2/3 बहुमत से उसको पास कर दें तो दूसरा सदन उसकी जांच करता है। तो यहाँ भी ये बराबर पावरफुल है। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी केवल जो 2 सह विश्वास का प्रस्ताव जो लगाया जाता है वो उपराष्ट्रपति का केवल राज्यसभा में लगता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य, पदेन अध्यक्ष होता है। उसका अध्यक्ष होता है ना उपराष्ट्रपति हमेशा राज्यसभा का। तो वहाँ अविश्वास प्रस्ताव अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाना है तो वो राज्यसभा में ही आएगा, केवल लोकसभा में नहीं आएगा। लोकसभा में बाकी सरकार के खिलाफ आ सकता है, राष्ट्रपति के खिलाफ आ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर भी अगर कोई दोषारोपण हो जाए तो उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास जो होता है वो दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा। फिर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, नियंत्रक, मालिका परीक्षक आदि के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव जो दोषारोपण होने के बाद जो है दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। यदि कोई सदस्य या व्यक्ति या संस्था किसी विशेष अधिकार की अवहेलना करे तो लोकसभा उस सदस्य के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है और उसे दंड भी दे सकता है। नंबर 7 है निर्वाचन कार्य। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में, यहाँ एक लाइन इकट्ठी कर दी है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। कहाँ कहाँ भाग लेती है? ये खुद अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का इलेक्शन करवाती है, वहाँ भाग लेती है। अध्यादेश या संकटकालीन घोषणाओं संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश क्या कब जारी होता है? जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और कोई एकदम कानून पास करना पड़ जाए, तो कानून तो संसद में पास होगा और संसद का अधिवेशन ही नहीं चल रहा, तो उस टाइम राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी कर सकता है और वो ऐसे ही काम करता है जैसे संसद में पास किया हुआ कानून काम करेगा। लेकिन जैसे ही अधिवेशन शुरू होगा संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, उस अधिवेशन में उस अध्यादेश को पारित करवाना पड़ता है, वरना वो 6 सप्ताह के बाद खत्म हो जाता है अपने आप। 6 सप्ताह से पहले संसद को उस अध्यादेश को स्वीकृत करना पड़ता है, 6 सप्ताह के बाद वो खत्म हो जाएगा। आपातकालीन घोषणाओं को समाप्त करने संबंधी लोकसभा की शक्तियाँ। वो धारा 352 56 साढ़े पड़ी थी ना, भी संसद में 1 महीने के अंदर धारा 352 पास करवानी जरूरी है। अरे 1 महीने के अंदर पास करवा ली तो आगे 6 महीने करके बढ़ाई जा सकती है। धारा 352 56 2 महीने के अंदर लोकसभा में पास करवानी जरूरी है। तो यहाँ आपातकालीन शक्तियों के संबंध में भी लोकसभा और या राज्यसभा बराबर पावरफुल है, उनको दोनों को ही संसद में पास होना जरूरी है। सदस्यता, सदस्यों की लोकसभा की सदस्यता से वंचित करना, ये कब होंगे? लोकसभा के सदस्यों को मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रश्न पूछने के प्रश्न काल के दौरान प्रश्न के बदले ये घूस वगैरह भी दे देते हैं। तुम समझते हो ना, रिश्वत भी। मुझसे प्रश्न पूछना, मेरे विभाग से रिलेटेड मत पूछना, बारे पटा लें विपक्षियाँ ने कई बार ऐसा। लेकिन अगर ऐसा पता चल जाए, अगर वो अपना प्रश्न देने में नाकाम रहे तो सामूहिक रूप से लोकसभा की उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। लेकिन ऐसा होना नहीं, क्योंकि वो बारे पटापटों के लिए आवा है और झूठे साचे जवाब भी देते हैं जिसे देने आवा, बोल पड़ते हैं, कुछ न कुछ अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। विविध कार्य छोड़ दियो। निष्कर्ष में लोकसभा का उपयुक्त शक्तियों का विवरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि लोकसभा वैधानिक क्षेत्र में राज्यसभा से सर्वोपरि है। राज्यसभा की शक्तियाँ पढ़ोगे ना, थोड़ी सी है, इसकी ज़्यादा, और दोनों आगे पढ़े लोगे तो संसद की याद होगी, क्योंकि सही संसद, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 3 ही क्वेश्चन करवाएंगे इसमें, लोकसभा, राज्यसभा और संसद। साथ में बजट करवाएंगे थोड़ा इस लेसन में। ये लेसन लंबा है, 4 क्वेश्चन होंगे इसी लेसन से। तो वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा की स्थिति इतनी श्रेष्ठ है कि उसकी स्वीकृति के बिना प्रशासन में किसी प्रकार को कोई व्यय नहीं किया जाता और कोई भी नया कर नहीं लगाया जाता, क्योंकि बजट जो संसद में पेश हुआ है, बजट में आय व्यय का ब्यौरा हो, नए कर लगाने हो हैं, पैसा मंजूर करना हो है, तो उसकी मंजूरी के बगैर 1 पैसा भी खर्च नहीं होता, ना नया टैक्स लगता है। राज्यसभा तो उसको केवल 14 दिन तक रखा है, 14 दिन पास करे या ना करे उसके द्वारा पास मान लिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा के मुकाबले में। मंत्रिपरिषद भी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और लोकसभा में विश्वास प्राप्त होने तक मंत्रिपरिषद पद पर काम कर सकती है। विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास होता है और गिरते ही वो सरकार गिर जाती है।
लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा होने के कारण करोड़ों व्यक्तियों की इच्छा व्यक्त करने का सम्मान प्राप्त है, क्योंकि जो 543 चुनकर जाएंगे ना, वो करोड़ों जनता चुनकर भेजेगी उनको, तो जनता का सम्मान होता है, सम्मान का प्रतीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था।